अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद इको 401 आप लोगों के मिड टर्म का लास्ट लेसन है, लेसन नंबर 15 प्रोड्यूसर बिहेवियर कंटिन्यूड है प्रोडक्शन साइड एनालिसिस, क्योंकि आप लोगों ने पिछले 2 लेसन भी प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में ही पढ़े हैं। फर्स्ट आपका जो है वो टॉपिक आइसोक्वांट है। इसका क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन आइसोक्वांट। An isoquant represent different combination of factors of production that a firm can employ to produce the same level of output। मतलब उन्होंने जो कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स लेने हैं, कितने उन्होंने लेबल लेने हैं और कितने कैपिटल लेने हैं, ये देख लें। आपकी एक आइसोक्वांट उन्होंने ड्रॉ की है, और अगर यहाँ पे आपकी ये देखिए मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं। आपके डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं, मतलब फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक लेबर उन्होंने लिया और एक कैपिटल लिया है। अब ये वाली लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 1 2 3 तो आपकी लेबर और कैपिटल में फ़र्क महसूस हो जाएगा आप लोगों को कि कितना आपने लेबर लेने हैं और कितने कैपिटल लेने हैं। तो एम्प्लॉय कैन एम्प्लॉय टू प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। उन्होंने आउटपुट तो वही सेम देना है, लेकिन आपके जो कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, और यही आपका आइसोक्वांट है। आइसोक्वांट कैन बी यूज्ड टू इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न टू स्केल एंड रिटर्न टू फैक्टर। और ये दोनों जो है आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न स्केल पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया, और रिटर्न टू फैक्टर दोनों आइसोक्वांट में ही यूज़ होते हैं। ये आपका क्विज़ है। आइसोक्वांट मैप, एक आइसोक्वांट है तो ज़्यादा आप लोग ड्रॉ कर देंगे तो वो मैप के तो लाइक हो जाएगा। ये देख लें, इन्होंने भी लिखा है लाइक एन इंडिफरेंस मैप एन आइसोक्वांट मैप कंसिस्ट ऑफ पैरेलल आइसोक्वांट्स दैट डू नॉट इंटरसेक्ट। आप और मज़ीद लाइंस आइसोक्वांट्स की ड्रा कर दें तो वो सारी आपका मैप कहलाएगा, और ये जो है इंटरसेक्ट नहीं करती। ज़ाहिर बात है आपकी जो लाइंस हैं वो पैरेलल होती जाएंगी और एक दूसरे से मैच नहीं हो सकेंगी, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। ये आपका एमसीक्यूज़ है। द हायर द आउटपुट लेवल द फर्दर टू द राइट एन आइसोक्वांट विल बी। जितना हमारा आउटपुट लेवल ज़्यादा होता जाएगा उतना हमारी जो आइसोक्वांट है वो राइट की तरफ को मूव करती रहेगी। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन MRTS है। पीछे हम लोगों ने MRS पढ़ा था, यहाँ पे MRTS है। द स्लोप ऑफ एन आइसोक्वांट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। जो आइसोक्वांट की स्लोप है उसको हम लोग MRTS भी कहते हैं। इट इज़ एनालॉगस टू दी टर्म मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इन कंज्यूमर एनालिसिस। कंज्यूमर एनालिसिस में हम लोगों ने इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहा था, और जब हम लोग प्रोड्यूसर एनालिसिस में पढ़ेंगे आइसोक्वांट के थ्रू तो वो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। MRTS is the amount of one factor, for example capital, that can be replaced by a 1 unit increase in the other factor। अगर हम लोग एक इंक्रीज़ करते हैं लेबर में, ये देखें 1 से 2 होगा तो हमारी जो कैपिटल है वो डिक्रीज़ हो रही है। अगर हम लोग लेबर 3 लगाएंगे तो कैपिटल और डिक्रीज़ हो जाएगा। तो वही उन्होंने लिखा हुआ है MRTS जो है इज़ द अमाउंट ऑफ वन फैक्टर, एक अमाउंट है फैक्टर का और वो कैपिटल उन्होंने दे दिया है। मतलब आपके कैपिटल इंक्रीज़ होंगे तो लेबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। इन्होंने कैपिटल को फर्स्ट लिया। जैसे आपने एक लिया कैपिटल तो आपका ये वाला लेबर यूज़ हो रहा है, तो वही है कि दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 यूनिट इंक्रीज़ इन द अदर फैक्टर। जैसे हमारा इंक्रीज़ हुआ कैपिटल 1 से 2 हुआ तो हमारा यहाँ से ये वाला लेबर भी डिक्रीज़ हो रहा है। अच्छा जी, अगर हम लोग लेबर ले रहे हैं तो उसका आउटपुट जो है वो कह रहे हैं कि इफ़ आउटपुट इज़ टू बी हेल्ड कांस्टेंट, और अगर हम लोग इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं फैक्टर को, यहाँ से इंक्रीज़ करें लेबर्स के साथ, तो हमारा जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रहेगा। ये आपका एमसीक्यूज़ है। द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग MRTS इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। वही बात है, आपका एमसीक्यूज़ है कि दोनों सेम है। वहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर में MRS का था और यहाँ पे MRTS है। एज वन मूव्स डाउन अलॉन्ग एज आइसोक्वांट ड्रॉन इन KL शेप, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ लेबर आर यूज रिलेटिव टू कैपिटल। वही बात बार बार बताई जा रही है कि जितनी आपकी लेबर की अमाउंट इंक्रीज़ होगी उतनी ही आपकी जो कैपिटल है वो
रिलेटिव टू द कैपिटल आपकी डिक्रीज या इंक्रीज होती रहेगी, उससे रिलेट हो रही है। हियर नाउ गिवन डिमिनिशिंग रिटर्न्स द एमपीपी ऑफ लेबर विल फॉल रिलेटिव टू द एमपीपी ऑफ कैपिटल। आपका MRTS वो इक्वल्स टू डेल्टा के ओवर डेल्टा एल। के आपका कैपिटल है और लेबर आपका एल शो हो रहा है। अगर हम लोग ये वाला एल डेल्टा एल इधर ही रहने दें, या वो कह रहे हैं कि आप लोगों को, अच्छा जी यहाँ पे उन्होंने एक स्टेप मिस किया हुआ है। हम लोगों ने पीछे लेसन में पढ़ा हुआ था कि डेल्टा के ओवर डेल्टा एल जो है इक्वल्स टू MPP L बाय MPP K। मतलब आपके जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ये दोनों इक्वल होते हैं। डेल्टा के और डेल्टा एल लिख लो या MPP L बाय MPP K लिख लो, दोनों एक ही चीज़ है। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों से रिलेट करके जो इक्वल्स टू है, अब मुझे लग रहा है इधर मैं लिख ही दूँ तो अच्छा है। ये ले मैंने लिख दिया, डिवाइड का साइन मैंने इससे लगा दिया ताकि समझ आ जाए। तो हमारा जो MPP K है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, K के साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला L डेल्टा L जो है ऊपर MPP L से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये इन्होंने इस तरह लिखा है। अब क्या हुआ, रीअरेंज किया तो दोबारा वही ऊपर वाली चीज़ बन गई है। अब आल्सो उन्होंने कहा दिया MRTS जो है वो इक्वल्स टू दिस है, और यही चीज़ आपकी बाद में MRTS बन रही है। तो MRTS एक्चुअल क्या हो गया, MPP L बाय MPP K। मतलब ये दोनों चीज़ें सेम हैं आपकी। तो जब हमारे पीछे कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोगों ने क्या था, MRS कर्व पढ़ा था, तो वही चीज़ आपकी MRTS कर्व है। नेक्स्ट है आपकी आइसोकॉन कैन बी यूज टू इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न टू स्केल एंड रिटर्न टू फैक्टर। वो क्या चीज़ है, आप देख लें। कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इक्वली स्पेस्ड आइसोकॉन्स, आपकी जो आइसोकॉन्स होंगी वो सेम रहेंगी, तब आपका कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो चेंज नहीं होंगी। और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है कि आपके आइसोकॉन्स जो हैं बिकम क्लोजर टू ईच अदर। सॉरी मैंने टू इतनी दफ़ा कह दिया, आइसोकॉन्ट बिकम क्लोजर टू ईच अदर। जितनी आपकी जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल होगा, आपकी आइसोकॉन्स जो हैं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, मूव होती रहेंगी, और जो ऊपर वाली हैं वो वहीं पर है तो वो ज़्यादा क्लोज होती जाएंगी। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या हो जाएगा, फर्दर एंड फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। यह आपका डिक्रीजिंग रिटर्न में है और ये MCQs में पूछे जा सकते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय कीपिंग वन ऑफ द इनपुट्स कांस्टेंट। हम लोगों ने कह दिया कि कैपिटल जो है हमारा कांस्टेंट है। हेयर इफ़ देयर आर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, तो एवरी इंक्रीजिंग इंक्रीमेंट ऑफ लेबर विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इक्वल इनपुट इंक्रीमेंट्स ऑफ आउटपुट। जब भी आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा तो जितने आपके लेबर यूज़ हो रहे हैं उतनी ही आपकी जो है कैपिटल यूज़ होगा, और इंक्रीजिंग में इंक्रीज़ होते जाएंगे, डिक्रीजिंग में डिक्रीज़ होते जाएंगे। इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है। आइसो कॉस्ट और बजट लाइन, ये आपका क्वेश्चन भी हो सकता है कि डिफाइन आइसो कॉस्ट। द कंसेप्ट ऑफ आइसो कॉस्ट इज़ सिमिलर टू द बजट लाइन। आपकी जो कंसेप्ट है आइसो कॉस्ट वो बजट लाइन का ही कह लो कि सिमिलर है, सेम है। डेवलप्ड इन द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे बजट लाइन आपको सिखाई थी इंडिफरेंस कर्व में, तो यहाँ पे आइसो क्वांट में आपकी आइसो कॉस्ट वही लफ्ज़ यूज़ होगा। इट इज़ अ लाइन विच कैप्चर्स ऑल द डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ इनपुट दैट फर्म कैन अफोर्ड टू हायर। वो सारी आपकी जो डिफरेंट कम्बिनेशंस आप लोग यूज़ करना चाहते हो, इनपुट लगाओगे, जितने लेबर आप लोग यूज़ कर रहे हो या जितनी मशीनरी आप लोग हायर कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपकी आइसो कॉस्ट में आएंगी। अच्छा जी, इफ़ प्राइस ऑफ बोथ इनपुट्स इंक्रीजेज द आइसो कॉस्ट लाइन शिफ्ट इनवर्ड। ये आपका फिर MCQs है कि अगर तो आपकी दोनों चीज़ें जो हैं इनपुट्स जो लगा रहे हैं वो इंक्रीज़ होंगे, जितने आपने लेबर लगाए हैं, अगर 10 लेबर लगा रहे हो तो 10 मशीनरी लगानी पड़ेगी। जैसे ही आप इंक्रीज़ करते हो लेबर 10 से 12, तो आपकी मशीनरी भी 12 हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी आइसो कॉस्ट जो लाइन है वो इनवर्ड होती जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा इनवर्ड होने के इम्कान हैं आइसो कॉस्ट में। और अगर प्राइस ऑफ वन इनपुट इंक्रीज़, प्राइस अगर किसी एक की इंक्रीज़ होती है, प्राइस क्या होगी,
अगर आप मशीनरी ले रहे हो उसकी भी प्राइस ज़्यादा होगी, मार्केट है, मार्केट के रेट हाई और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते रहते हैं। तो और अगर लेबर्स को हायर कर रहे हो तो लेबर में भी किसी की पे कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो इट पिवोट्स आउट। तो आपकी जो आइसो कॉस्ट लाइन है वो आपकी बजट लाइन से या आइसो कॉस्ट क्वांट लाइन से आउट हो जाएगी, दूर चली जाएगी। द स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट इज़ PL/PK। वही आपका चल रहा है कि लेबर और आपका कैपिटल है, तो P फॉर प्राइस और L फॉर लेबर, प्राइस ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल। द आइसो क्वांट आइसो कॉस्ट कम्बिनेशन कैन हेल्प आंसर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्टिमल कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स क्या है? इन ईदर केस द ऑप्टिमल फैक्टर कम्बिनेशन ऑब्टेन एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन द रेलिवेंट आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट। आपकी वही चीज़ फिर से यूज़ हो रही है, MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन है। वो क्या हो सकता है? आपका MPPL/MPPK भी हो सकता है, या आपकी प्राइस ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल भी हो सकता है। जहाँ पर आपके ये दोनों आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट लाइन टेंजेंट होंगी, एक दूसरे को कट करेंगे, वहाँ पे आपका ऑप्टिमल कम्बिनेशन होगा फैक्टर्स का कि आप इतने लेबर्स और इतने कैपिटल लेकर इस्तेमाल कर सकते हो अपनी प्रोडक्शन को बनाने में। अच्छा जी, संक कॉस्ट, संक मतलब डूबना, वो कॉस्ट जो आपकी डूब गई हो या डूबने वाली हो, वो देख लें क्या है। संक कॉस्ट आर कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड विच कैन नॉट बी रिकवर टू एनी सिग्निफिकेंट डिग्री। वही बात है, हम जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि वो काम अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो उनको प्रॉफिट मिलेगा या नुकसान होगा। तो वो एक रिस्क के तौर पे एक फैक्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना शुरू करते हैं। जो पैसे उन्होंने स्टार्ट में लगा दिए हैं, अगर तो लगाना स्टार्ट में लगाना क्या मतलब है, जो लेबर्स को उनकी तनख्वाहें दी जाएंगी, मजदूरी दी जाएगी, वो पैसे ज़ाहिर बात है फर्स्ट स्टार्ट में उन्होंने अपने लगाने हैं। मशीनरी आ रही है, वो उन्होंने अपने पैसे लगाने हैं, किसी और से अगर लें भी तो उधार लेंगे तो वो भी इन्होंने बाद में वापस करना ही है। तो अगर तो बाद में प्रोडक्शन होने के बाद प्रॉफिट हो रहा है तो वो कॉस्ट जो उन्होंने लगाई है वो डूबी नहीं है, वो संक कॉस्ट नहीं कहलाएगी। अगर वो आपको फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, तो जो कॉस्ट डूब चुकी है आप दोबारा से उसका जिक्र करके नया काम जब शुरू करोगे तो नहीं करोगे जिक्र। वही बात ये लोग आपको बता रहे हैं, संक कॉस्ट समटाइम्स कंट्रास्टेड विद वेरिएबल कॉस्ट। आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, जो चेंज होती रहती है, उसके साथ कंट्रास्ट की जाती है कि आपकी संक कॉस्ट है भी या नहीं है। ये आपका MCQ होता है, विच आर द कॉस्ट डेट विल चेंज ड्यू टू द प्रपोज्ड कोर्स ऑफ एक्शन। जितना आपने एक्शन ले लिया उसमें अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप उसमें रिवील कर लेते हो, आपकी कॉस्ट जो आपने पहले लगाई है, जो पैसा पहले लगाया वो डूबा नहीं है, और लॉस होने में वो कॉस्ट संक कॉस्ट कहलाएगी। अच्छा जी, एक बात और है, आपने जो अभी तक लेसन्स पढ़े हैं और मेरे ख्याल से मिड टर्म फाइनल टर्म के भी 2-3 लेसन जो हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे। माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है, तो आपने स्मॉल इंडस्ट्री में सारा जो लेक्चर है पीछे कवर किए हैं, और यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको दे देंगे। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर रेलिवेंट टू अ डिसीजन। आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपके डिसीजन को फाइनल करती है कि आपने अपना काम आगे करना है और या नहीं करना। इकोनॉमिक्स पर्पस दैट अ रेशनल एक्टर डज नॉट लेट संक कॉस्ट इन्फ्लुएंस वंस डिसीजन। आपकी जो संक कॉस्ट है वो आपको बताती है कि आपने अब सोच लो, अपने अकल जो है उसका इस्तेमाल कर लो कि आपने नेक्स्ट काम करना है, इसमें अपना पैसा और लगाना है या नहीं लगाना है। ज़ाहिर बात है, हम जो है इंसान है, अगर तो प्रॉफिट होता है तो हम खुशी से डबल पैसे भी लगा देते हैं, लेकिन अगर लॉस हो रहा हो हम लोग कहते हैं बस अब जो होगी है, जितना चला गया उतना ही काफ़ी है और नहीं लगाना। तो ये चीज़ें हमारे अपना डिसीजन है और इस पर हम लोगों ने गौर करना होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द डिसीजन मेकर मे मेक रैशनल डिसीजन अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंसेंटिव्स। वही बात है जो मैंने आपको पहले कर दी है, इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है ये छोटा सा लेसन आपको पसंद आया होगा। पसंद तो खैर नहीं आया होगा, किसी को भी लेक्चर पसंद तो नहीं आते। चलें, अल्लाह हाफिज़।